वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ट्रांसवर्स पोजीशन। अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो चलिए हेडिंग डालिए। इसको हम केस 2 नाम से पहचानेंगे। इसकी वैल्यूज या नाम समझ लेना, ट्रांसवर्स नाम से भी आता है। इसी को हम ब्रॉड साइड ऑन भी कहते हैं और इसी को इक्वेटोरियल बोलेंगे। ध्यान रखना, इनके नाम से जरूर याद रखिएगा। इन वैल्यूज में नाम साइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता लोगों को। तो चलिए इसको नॉन एक्सियल कह देते हैं, लेकिन हम तो इसको नॉन एक्सियल जो जनरल होगा उसको बोलेंगे। कुछ बुक्स में इसको नॉन एक्सियल बोला गया है। क्या बोला गया है? बट मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा। एक्चुअली नॉन एक्सियल का ये स्पेशल केस है। नॉन एक्सियल का स्पेशल केस है ये। नॉन एक्सियल हम लोग जो थर्ड केस करेंगे उसको जनरल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरल पॉइंट इज द नॉन एक्सियल पॉइंट। ओके, बट खैर अभी बात करते हैं आगे की। तो देखिए मैंने डायग्राम आपके सामने शो किया, इसको जरा पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से। हमने कहा ए बी इज अ डाइपोल। ए बी क्या है? ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इसकी वजह से ही तो मुझे फील्ड फाइंड करनी है, लेकिन इस बार कहां फाइंड करनी है? ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है, राइट एंगल बाइसेक्टर पे। तो यहां पर पॉइंट हमने पी लेट कर लिया। इस जगह मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो देखो ध्यान रखना, ये पहले हमने निकाला माइनस क्यू की वजह से। अगर माइनस क्यू की वजह से यहां फील्ड निकालोगे, निगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही तो जिस तरफ चार्ज होता है उधर ही तो फील्ड काम करती है। तो ड्यू टू निगेटिव अगर करेंगे तो टुवर्ड्स द माइनस चार्ज ये E1 आ जाएगा, और प्लस का जो निकलेगा वो हमेशा अवे फ्रॉम दी पॉइंट हो जाता है। तो E2 बाहर की तरफ चला गया। इनको हमने थीटा और थीटा ले लिया बेस एंगल्स को। अगर ये थीटा, ध्यान देना प्लीज, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया थीटा। ये समझ में आया? ये बीच में हमने एक पैरेलल लाइन इस AB के डाल दी हुई है। अब ये वाला हिस्सा मैं यहां समझा रहा हूं एक्सप्लेन करके, जरा ध्यान देना है। दोबारा से डायग्राम मैंने शो किया आपके। देखो ये E1 हो गया अलोंग दिस, E2 हो गया ये हमारा। ये θ1 था, तो ध्यान देना θ1 θ2 ना करके इसको थीटा ही लिखिएगा तो बेटर है। इक्वल वैल्यूज है ना थीटा की, तो इसको θ1 θ2 ना लिखें भाई, θ1 θ2 ना लिखें। ये थीटा है। तो सुनिए, इस तरफ E2 है। E2 का अगर हम कंपोनेंट डिवाइड करें, आप जानते होंगे रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, E2 के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो जो इस तरफ कंपोनेंट थीटा साइड आता है उसको कॉस बोलते हैं। अगर के दोबारा से ट्रेस किया, हमें कंपोनेंट डिवाइड करने थे, यहां भी डिवीजन कर सकते थे, बट डायग्राम थोड़ा सा खिचड़ पिचड़ हो जाता, इसलिए हमने इसको अलग से समझाने की कोशिश की है। तो जब ये एंगल थीटा है हमारा, देखो, और ये भी थीटा है, तो थीटा के हिसाब से अगर E2 के कंपोनेंट डिवाइड करें आप, तो जो इस थीटा के साइड आता है उसको कॉस कहते हैं। तो E2 cos थीटा इधर आ गया, इसके राइट एंगल पे दूसरा क्या होगा? E2 sin। वैसे E1 के दो कंपोनेंट बनाओ तो इस तरफ वाला कौन सा होगा? E1 cos थीटा, और इस तरफ कौन आएगा? E1 sin थीटा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी मुझे लग रहा है। अब मैं यहां पर E1 E2 की वैल्यू फाइंड करने वाला हूं ड्यू टू पॉइंट चार्ज कॉन्सेप्ट से। तो सुन लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। चलो माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम फील्ड निकालते हैं। तो फार्मूला सुनिए जरा ध्यान से। E1 निकालने वाला हूं मैं। E1 इज इक्वल टू के क्यू भी यूज कर सकते हो भाई। के मतलब 1/4πε0। के कह दो और क्यू कह दो, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये ए पॉइंट और ये पी पॉइंट है, तो डिस्टेंस को क्या कहेंगे आप? एपी स्क्वायर कहेंगे। बट अगर हम एपी की वैल्यू आपसे पूछे, ध्यान देना प्लीज, ये हमारा पाइथागोरस से कितना निकलेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग कितनी ले लेते हैं? आर, और ये कितनी डिस्टेंस है? एल। तो पाइथागोरस से निकल आया हमारा एपी बीपी दोनों ही सेम निकलेंगे। आइसोसेलेस है ना बात ये है। तो ये एपी और बीपी की वैल्यू तुम्हारी कैसी आएगी? सेम आएगी। चाहे एपी लिखना हो चाहे बीपी लिखना हो, ये वाली दोनों साइड सेम है ना। तो फिलहाल यहाँ एपी का स्क्वायर रखना है मुझे। तो E1 निकालिए, देखिए के क्यू बाई एपी स्क्वायर। एपी मतलब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 आ गया। कोई डाउट किसी को बताओ? ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से निकालने वाले हैं। तो जब प्लस क्यू चार्ज की वजह से आप फाइंड करेंगे तो E2 इज इक्वल टू, फिर वही बात, के क्यू बाई डिस्टेंस, बीपी यूज होगी इस बार। क्या यूज होगी? बीपी स्क्वायर। और बीपी की वैल्यू भी तो वही है, निकाल के रखी है आपने। इसको पुट कर दीजिए यहां पर, देखिए E2 इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E1 और E2 हमने निकाला। अगर कंपेयर करो आप ध्यान से तो क्या इनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज हैं कि नहीं? तो चलो वापस फिर डायग्राम के पास चलते हैं। हम यहां पर लिख रहे हैं, देखो इसी जगह आप वहां भी लिख सकते हो साथ में। यहां ध्यान से देखना जरा, हमने अभी प्रूफ किया है सिंस E1 इज इक्वल टू E2। देखो अभी प्रूविंग ये बात की कि नहीं की बताइए? अभी हमने जस्ट प्रूफ किया कि E1 E2 इक्वल है, ठीक है। अब ये अगर इक्वल है E1 E2, दोनों तरफ मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? साइन थीटा से। तो अगर E1 E2 इक्वल थे तो E1 साइन थीटा इक्वल होगा E2 साइन थीटा के कि नहीं बताओ? अगर ये दोनों इक्वल हो गए आपस में और यहां पर देखो अपोजिट है, दे आर अपोजिट। देखो डायग्राम में देखो ध्यान से, ये कैसे हैं? इक्वल तो हमने प्रूव ही कर दिया, और है आपस में कैसे? अपोजिट। सो दे कैंसल ईच अदर। सो दे कैंसल ईच अदर। जब ये कैंसल कर देंगे, कौन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए? वर्टिकल कंपोनेंट, साइन वाले। तो बचे कौन? कॉस। तो रिजल्टेंट फील्ड कहां से आएगी? कॉस कंपोनेंट से। तो नेट फील्ड अगर हम निकालेंगे, नेट फील्ड, तो कॉस कंपोनेंट देगा मुझे नेट फील्ड E, वो बनेगी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ ये दोनों ही कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो जब नेट निकालो तो ऐड हो जाएगा दोनों का। तो चलो एडिशन हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन ले लो। अच्छा एक बात बताओ, E1 E2 तो सेम बोला मैंने, E1 E2 की वैल्यू कैसी है? इक्वल है, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ E1 नहीं लिख सकते हो? 2 बार इसको ऐड किया मैंने, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा बार E1 प्लस E2, E1 इक्वल टू E2 है, तो 2 E1 लिख सकते हो। और E1 की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर दो यहां पर। तो E1 की वैल्यू हमने क्या निकाली वैसे? KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। याद करो, ये तो निकाला हमने। cos थीटा हम लोग इस डायग्राम से फाइंड कर ले। देखो यहां cos थीटा का निकालोगे तो क्या फार्मूला होता? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कि नहीं? L बाई रूट ऑफ दिस। तो चलो cos की वैल्यू रख लो, L बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चलो इसको लिखते हैं, K बाहर लिख दिया मैंने, 2QL ऊपर देखो दिख रहा है आपको? ये 1 पावर है और ये हाफ पावर है, मिला दो तो कितनी हो गई? 3/2। ओके, पावर का खेल यहां खत्म हो गया। और 2QL को हम लोग क्या लिखते हो बताओ? P होता है कि नहीं होता बताओ 2QL? तो पुट कर दो इसको। तो K इज इक्वल टू, सॉरी E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर। हम K की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगेगा। E इज इक्वल टू रख दो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर। ये हमारा वैसे रिजल्ट है। फिर लेकिन वहीं आ जाएंगे हम कंपैरिजन में। इफ R इज मोर ग्रेटर देन L देन लीव एल स्क्वायर। क्या लीव कर देते हैं हम लोग? ये मॉडिफिकेशन हो जा रहा है, एल स्क्वायर लीव कर दो। अच्छा तो क्या बना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर के साथ आर क्यूब बन जाएगा फाइनल, न्यूटन पर कूलम्ब। एक बात और सुनो, डायरेक्शन जरूर बतानी है तुम्हें। तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा किस तरफ डायरेक्टर है? ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में है कि नहीं बताओ? ये AB के पैरेलल है, देखो है पैरेलल कि नहीं? AB के पैरेलल ही तो ये लाइन है जिस पर E1 cos थीटा E2 cos थीटा है। बट इसकी डायरेक्शन देखो, अगर P की वैल्यू हम बोले डायपोल मोमेंट P हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है यहां पर, लेकिन जो रिजल्टेंट E है वो किधर है? पॉजिटिव टू निगेटिव या अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। देखो तो ये जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है इसकी बात यहां जरूर बता देना लास्ट में। डायरेक्टेड अपोजिट टू, डायरेक्टेड अपोजिट टू P से अपोजिट डायरेक्टेड है। किससे? अपोजिट टू P या डायरेक्शन ऑफ P। ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते बताओ? और पैरेलल टू, पैरेलल किसके है? पैरेलल टू AB के पैरेलल, और P जिस तरफ डायरेक्टेड है उससे अपोजिट तरफ इसकी डायरेक्शन है। इसको नोट कर लो भाई।